Hello my dear students, welcome to Vidyaradhan Academy. This is yours Vikan sir. So आज के PYQ सीरीज में हमें डिस्कस करेंगे बेटा सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक. ओके, तो पिछले 5 साल में इस पे क्वेश्चंस कैसा है कि एक बार देखेंगे. जनरली ये टॉपिक में हमें क्लासिफाई करेगा तो तब हमको 3 सब कॉन्सेप्ट मिल सकते बेटा. वो एडजॉर्प्शन एक है और कोलाइडल सॉल्यूशन एक है एंड फाइनली थर्ड वन इज कैटालिसिस है. ओके, तो ये तीनों मेजर कॉन्सेप्ट्स है इसमें ये टॉपिक में. ओके, एंड मेनली तुम्हें फोकस करने का कोलाइडल सॉल्यूशंस मेन कॉन्सेप्ट है बेटा. तो सब कॉन्सेप्ट हमें देखेगा तो कोलाइडल सॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन एडजॉर्प्शन आल्सो इंपॉर्टेंट, इवन कैटालिसिस आल्सो इंपॉर्टेंट. आई एम जस्ट सेइंग दैट कोलाइडल सॉल्यूशन का डिस्कशन ज्यादा रहता है इसमें. ओके ना. सो अब पिछले 5 साल में इस पे क्वेश्चंस कैसा है कि अब ऑब्जर्व करेगा तो वेरी इजी क्वेश्चंस. देखो कैसा क्वेश्चन सारे के डिस्कस करेंगे. मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. तो जीटा पोटेंशियल ओके, सो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स पे ओके और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में जीटा पोटेंशियल जो जनरेट होता है एडजॉर्ब्ड लेयर एंड मोबाइल फेज. ये मोबाइल फेज अगर ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है समझेंगे इसमें तो ये एक डिस्पर्स्ड फेज्ड पार्टिकल है. डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल है तो उस पे डिस्पर्शन उस पे एडजॉर्ब्ड लेयर इज दिस वन लेट अस से. तब ये क्या होता है बेटा मोबाइल फेज ये होगा. तो ये मोबाइल फेज और डिस्पर्स्ड एडजॉर्ब्ड फेज ये दोनों के बीच में एडजॉर्ब्ड फेज और डिस्पर्स्ड ये जो है मोबाइल फेज ओके ये दोनों के बीच में जीटा पोटेंशियल डेवलप होता है. तो वो जीटा पोटेंशियल किसके लिए रीजन हो रहा है बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. जीटा पोटेंशियल रहने वजह से क्या हो रहा है देखो, कितना जीटा पोटेंशियल ज्यादा रहे तो उतना स्टेबिलिटी वो कोलाइडल सॉल्ट का है. तो कोलाइडल सॉल्ट का स्टेबिलिटी होने का रीजन हमें बोल सकते हैं जीटा पोटेंशियल हो सकता है. अब वो जनरली चार्जड स्पीसीज रहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में. जो पार्टिकल डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल रहते हैं वो चार्जड स्पीसीज रहते हैं. वो चार्जड स्पीसीज रहने वजह से उसके बीच में अट्रैक्शंस नहीं हो सकते. अगर अट्रैक्शन हो गए समझो तब वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा ना. तो अट्रैक्शंस तो नहीं हो सकते. तो वो बताने के लिए ये जीटा पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हमको एक्सप्लेन कर रहा है. तो स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स को ये बता रहा है. नेक्स्ट सेकेंड वन द करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग ये फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में देखेगा तो वो रिलेशन क्या आया देखो बेटा, x by m इज इक्वल टू k इंटू p पावर 1 by n है. नहीं तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में देखेगा तो ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है. x by m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं p इज रिप्रेजेंटिंग. तो 1 by n का वैल्यू कैसा रहना है? k इज कांस्टेंट है. देन 1 by n का वैल्यू 0 से लेकर ओके किसके बीच में रहना पड़ता है? 1 के बीच में रहना पड़ता है. 0 से लेकर किसके बीच में रहना बेटा? 1 के बीच में रहना है. तो 0 और 1 के बीच में रहना. तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर है. ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर. ओके, और इसमें 0 और 1 से ऊपर ही है, 1 के ऊपर है वो. और ये 0 और 1 के बीच में तो नहीं है, माइनस है ये और ये भी माइनस है. ओके ना. तो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस. नेक्स्ट which mixture of the solution will lead to formation of negatively charged colloidal. नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल ये टाइप ऑफ बनना बोलते हो. ये क्या होता है? मोबाइल फेज होगा और ये एडजॉर्ब्ड ओके ये एडजॉर्ब्ड फेज होगा. सॉरी ये I माइनस एडजॉर्ब्ड फेज होगा और मोबाइल फेज इसके सराउंडिंग में रहता बेटा. मोबाइल फेज इसके सराउंडिंग में. तो वो जो के आई से हम कर रहे हैं ना तो ये K प्लस आयंस क्या होते हैं बेटा? K प्लस आयंस क्या होते हैं? वो मोबाइल फेज होगा. ओके ना. तो ये क्या हो रहा है देखो, ये एक कोलाइडल पार्टिकल है उसमें. ये नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल में वो एक कोलाइडल पार्टिकल है. AgI ऊपर I माइनस के एडजॉर्ब्ड फेज है. I माइनस का एडजॉर्ब्ड फेज है, समझे ना. और K प्लस वाले क्या हो रहे देखो, मोबाइल फेज हो सकता है. ओके ना. तो ये इसके सॉल्यूशन में K प्लस आयंस जो रहते ना वो क्या होते हैं? मोबाइल फेज हो सकते. अब देखेंगे फिर अब यहाँ पे नेगेटिवली चार्जड सॉल बनना बोलते हो किसका अमाउंट ज्यादा रहना? ये I माइनस जाके एडजॉर्ब होना बोलते हो. एक्सेस ऑफ I माइनस रहना है तो वो KI एक्सेस रहना पड़ता. ओके, तो KI एक्सेस किस में हो सकता है? ओनली ये ऑप्शन में देखो बेटा, रिमेनिंग ऑप्शन में देखो और ये C ऑप्शन में देखो. तो ये 50 ml 2 मोलार है
और ये 50 ml 1 मोलर AgNO3 है। तो ये दोनों रिएक्ट हो जाके AgI बनेगा और एक्सेस ऑफ KI जो रहता है, एक्सेस ऑफ KI जो रहता है, तो ये I माइनस के स्पीसीज इस पे एडजॉर्ब होके ऐसा रहेगा, I माइनस के स्पीसीज इस पे ऐसा एडजॉर्ब होके रहते बेटा। इज इट ओके ना? एंड K प्लस आयंस इसके सराउंडिंग में रह सकते हैं लाइक दिस, ओके ना? तो एक्सेस ऑफ क्या रहना है, KI रहना पड़ता टू फॉर्म नेगेटिवली चार्जड सॉल, ओके? टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्जड सॉल AgNO3 एक्सेस रहना है। टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्जड सॉल तब Ag प्लस का एडजॉर्प्शन चाहिए हमको, नहीं इस पे Ag प्लस का एडजॉर्प्शन रहेगा तो तब क्या हो रहा है देखो, पॉजिटिवली चार्जड सॉल बनेगा, नहीं तो तब इसको हमें बोल सकते हैं पॉजिटिवली चार्जड सॉल। तो इसके लिए क्या चाहिए हमको, एक्सेस ऑफ AgNO3 रहना पड़ता, ओके ना? सो एनीवे ही इज आस्किंग अबाउट नेगेटिवली चार्जड सॉल ओनली। नेक्स्ट, on which of the following properties does the coagulating power of ion depend? तो किस पे coagulating power depend होता है? According to Hardy-Scully rule, Hardy-Scully rule, ओके? तो ये रूल के अकॉर्डिंगली कोएगुलेटिंग पावर किसका ज्यादा रहता है बेटा, जिस पे चार्ज ज्यादा है, ओके? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा रहना है, और वो नेगेटिवली चार्ज सॉल को कोएगुलेट करने के लिए अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड कर रहे हैं ना, उस पे कैटआयन का चार्ज ज्यादा है। नेगेटिवली के लिए कैटआयन का चार्ज देखना। अगर पॉजिटिवली चार्जड सॉल को हमें कोएगुलेटिंग कर रहे समझो, बोल तो प्रेसिपिटेट, कोएगुलेशन का मतलब क्या है बेटा, प्रेसिपिटेशन, ओके ना? तो अभी तक बोला ना मैं, AgI पे I माइनस एडजॉर्ब हो गया समझो, तब ये नेगेटिवली चार्जड सॉल है, ओके? एंड AgI पे Ag प्लस एडजॉर्ब हो गया समझो, तब ये पॉजिटिवली चार्जड सॉल है, ये पॉजिटिवली चार्जड सॉल है, ओके ना? हाँ, इसके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट हमें जो ऐड कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट जो ऐड कर रहे हैं ना, उसका कोएगुलेटिंग पावर हमें हार्डी-स्कल्ज रूल से हम बताते बेटा, उसका कोएगुलेटिंग पावर हमें हार्डी-स्कल्ज रूल से बताते। तो हार्डी-स्कल्ज रूल क्या बता रहा है बोल तो, अब ये नेगेटिवली चार्ज सॉल को कोएगुलेटिंग करने के लिए, प्रेसिपिटेट करने के लिए हमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं ना, उसमें जो कैटआयन रहता है उसका चार्ज ज्यादा रहना, उसका जो कैटआयन जो रहता है वो इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब NaCl, KCl, ये सभी भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सॉल्ट जो यूज कर रहे हैं ना हम, वो सभी भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो उसका कैटआयन का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहना पड़ता है, तभी इसको कोएगुलेशन इजीली करेगा, ओके ना? तब ये I माइनस से वो कंबाइन हो जाता बेटा, वो I माइनस से ये कंबाइन हो जाता, तब ये AgI सभी भी पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। समझ में आ गया ना बेटा ये? तो अब यहाँ पे साइन भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट का चार्ज भी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी डिपेंड इंपॉर्टेंट हो रहा है, और साइन ऑफ द चार्ज ऑन द आयन, साइन ऑफ द चार्ज, ओके, ऑन द आयन बोल तो वो पॉजिटिवली चार्ज सॉल के लिए हमें नेगेटिवली आयन को देखना पड़ता, इलेक्ट्रोलाइट में नेगेटिव को देखना पड़ता है, इसके लिए हम नेगेटिव को देखना पड़ता है इलेक्ट्रोलाइट में, और इसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटआयन को देखना पड़ता है, और इसमें आयन को देखना पड़ता है। इलेक्ट्रोलाइट में कैटआयन और आयन दोनों भी रहते हैं ना, तो हमें किसको कब प्रेफरेंस देना बोल रहा हूं मैं, ओके? नेगेटिवली चार्ज सॉल को हमें कोएगुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव चार्ज को देखना, और नेगेटिवली चार्ज सॉल को, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज सॉल को हमें कोएगुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट में नेगेटिव चार्ज को इंपॉर्टेंस देना, बोल तो साइन भी इंपॉर्टेंट हो रहा है, और मैग्नीट्यूड अगर चार्ज ज्यादा है समझो, तब उसका कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा है बोल के हार्डी-स्कल्ज रूल बता रहा है। तो ऑप्शन सी होगा बेटा आंसर, ओके? नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? हाँ, सो ये स्टेटमेंट अब कैटलिसिस पे डिपेंड होके है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, the value of equilibrium constant is changed in the pressure of catalyst in the reaction at equilibrium in the presence of catalyst, sorry pressure बोल रहा हूँ, presence of catalyst, okay? तो यहाँ पे catalyst के presence में equilibrium constant change होगा। equilibrium constant is not at all depending on catalyst, it is only depending on temperature. Equilibrium constant is not at all depending on any other factors, it is only depending on temperature, okay? So temperature पे depend होगा, so फिर ये तो होने का चांस ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बेटा, नॉट करेक्ट ही पूछा, तो आंसर यही इज करेक्ट आंसर है। और रिमेनिंग सभी भी देखो, एंजाइम कैटालिसिस मेनली बायोकेमिकल रिएक्शन, करेक्ट है। नेक्स्ट, coenzymes increase the catalytic activity of enzyme, करेक्ट है। कैटलिस्ट does not initiate any reaction, करेक्ट है। कैटलिस्ट सपोर्ट करते रिएक्शन को, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते बस।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विथ एडजॉर्प्शन? एडजॉर्प्शन होने जब डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस ये तीनों भी कैसा चेंज होते हैं कि हमें डिस्कशन करेंगे। तो अब हमें एक कैटलिस्ट लिए बेटा, दिस इज कैटलिस्ट वी हैव टेकन, प्लैटिनम कैटलिस्ट लेंगे हम। ओके तो इस पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो रहे हैं समझो, तो ये एडजॉर्प्शन होता है इधर यहाँ पे नहीं, तो इधर बहुत सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, वो जाके इस पे एडजॉर्प्शन हो जा रहे हैं। ओके तो ऐसा एडजॉर्प्शन होने जब यहाँ पे ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन व्हाट इज हैपनिंग? सो एडजॉर्प्शन होने जब क्या हो रहा है देखो बेटा, एडजॉर्प्शन होने जब डेफिनेटली यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्सेस आर फॉर्मिंग बिटवीन कैटलिस्ट एंड दोज मॉलिक्यूल्स। ओके ना, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड कैटलिस्ट के बीच में क्या हो रहा है बेटा? अट्रैक्शन फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं। तो कभी भी ध्यान में रख लो, कुछ भी तरह अट्रैक्शन फोर्सेस डेवलप हो तो तब एनर्जी रिलीज ही होना नहीं, तो कुछ भी तरह अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो तो एनर्जी रिलीज होता, तो डेल्टा एच क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट एंट्रोपी क्या हो रहा है देखो, रैंडमनेस ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? अब गैस स्टेट में रहने जब उसका रैंडमनेस ज्यादा है और वो जाके ऐसा एब्जॉर्ब होने के बाद वो स्टिक हो जाते हैं ना, वो प्लैटिनम सरफेस के ऊपर वो जाके स्टिक हो जा रहे हैं। तो स्टिक हो जाने जब तब क्या हो रहा है बेटा, वो उसका रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम क्या हो गया देखो, कम हो गया, तो डेल्टा एस इज नेगेटिव, गॉट इट। एंड ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो होता है, तो इसलिए डेल्टा जी नेगेटिव है। तो कुछ भी प्रोसेस होता है समझो, तब उसका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होना? नेगेटिव होना। उसका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होना बेटा? नेगेटिव होना ही है डेफिनेटली। ओके तो डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस, तो तीनों भी नेगेटिव है बेटा। ओके सो यही करेक्ट हो रहा है। सो ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन तीनों भी नेगेटिव होते हैं। ओके ना, द कोएगुलेशन वैल्यूज ऑफ मिलीमोल्स पर लीटर, कोएगुलेटिंग पावर वो वैल्यूज, कोएगुलेशन के वैल्यूज कैसा देते देखो, मिलीमोल्स पर लीटर में देते हैं। ओके सो जिसका अब ये आर्सेनिक सल्फाइड है, ये नेगेटिवली चार्जड वाला है, नेगेटिवली चार्जड साल है ये, तो तब इसको कोएगुलेशन करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हमें यूज कर रहे हैं, NaCl, मैग्नीशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। ओके ना, तो ये तीनों में किसका कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा? होता? तो मैं अभी तक बोला था नेगेटिवली चार्ज साल के लिए हमें क्या देखना बेटा? कैटआयन को देखना, ये इलेक्ट्रोलाइट्स में कैटआयन का चार्ज को देखना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को देखना। तो जिसका चार्ज ज्यादा रहता है उसका कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा रहेगा। एंड यहाँ पे उसके वैसा देखने के बदल हमें ये दोनों का चार्ज तो सेम हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यूज दिया ना, कोएगुलेशन के वैल्यूज दिया, तो कोएगुलेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन वैल्यूज। ओके ना, तो कोएगुलेशन वैल्यू जो है उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा कोएगुलेटिंग पावर। ओके ना, तो जिसका कोएगुलेटिंग वैल्यू कम है उसका कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा है। बोल तो ये ओनली 0.22 मिलीमोल्स की जरूरत पड़ता है कोएगुलेशन करने के लिए, मतलब इसका पावर ज्यादा है ना, 0.22 मिलीमोल्स पर लीटर ही यूज हो रहा है। ये इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेगा तो वो आर्सेनिक सल्फेट कोएगुलेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है बेटा, तो 0.22 मोल्स ही जरूरत है, कम जरूरत पड़ता है, ये 0.69 जरूरत पड़ता है, ये 52 मिलीमोल्स जरूरत पड़ता है NaCl। गॉट इट। सो इसके कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा है बोल के समझ में आ गया, तो इसीलिए आंसर इज 3:1 होगा। ओके सो नेक्स्ट, फॉग इज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, हाँ फॉग तो एरोसॉल के एग्जाम्पल होगा बेटा, एरोसॉल। ओके तो एरोसॉल का मतलब क्या है? डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड होना पड़ता है, और डिस्पर्शन मीडियम इज गैस हो सकता है। तो लिक्विड इन गैस एग्जाम्पल होगा, लिक्विड इन गैस। ओके तो डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम इज गैस। ओके तो लिक्विड इन गैस दैट इज ओनली द कोलाइडल सॉल्यूशन हो सकता है, दैट इज एरोसॉल ही होगा बेटा। एम आई राइट? यस।
सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस क्वेश्चंस व्हाट एवर यू डिस्कस्ड। तो अब सरफेस केमिस्ट्री में तुम्हें फोकस करना बोलते तो कोलाइडल सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करो बेटा, ओके। और कैटालिसिस पे उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कम डिस्कशन है उसका कैटालिसिस का, ओके। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मतलब क्या है, ओके, उसका मैकेनिज्म कैसा है वो है डिस्कशन। और कोलाइडल टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन और उसके प्यूरिफिकेशन मेथड्स, ओके। और डिफरेंट टर्म्स है, पेप्टाइजेशन, ओके, डिफरेंट टर्म्स है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बोल के, ओके। सो डिफरेंट डायलिसिस बोल के डिफरेंट टर्म्स है ना उसमें। तो वो सभी टर्म्स का मीनिंग क्या है और उसका, ओके, जनरली क्वेश्चंस उस पर कैसा आ रहे हैं कि, और कोएगुलेटिंग पावर, हार्ड डिस्क का रूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंड नेगेटिवली चार्ज साल कब बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज साल कब बनेगा, कितना अमाउंट में हमें दोनों को कंबाइन करेगा तो बनेगा, ये सभी भी आइडिया रहना पड़ता, ओके ना। सो दिस इज व्हाट देयर इन सरफेस केमिस्ट्री। आई होप इट्स very यूजफुल फॉर यू दिस PYQ series whatever we discussed today. So thank you, धन्यवाद।